अच्छा, हमने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो हमारा जो पहला लेक्चर है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे था। तमाम चीज़ें हम कर चुके थे, canonical पेंडुलम भी हम कर चुके थे। इस दफ़ा जो है हम कर रहे हैं फ्लैट कर्व एंड बैंड कर्व। तो इसके अलावा फेरिस व्हील भी एंड में हम कर सकेंगे और कुछ असाइनमेंट भी जो कि देने, इसके बाद नेक्स्ट हो सकते हैं। ओके, दिस वन इज द, मैंने आपको तमाम के तमाम लेक्चर तो भेज चुके थे विद वॉइस भी। तो अब ये जो हमारे पास टॉपिक है उसके लिहाज से ये सपोज किया गया एक गाड़ी है जो कि एक राउंड अबाउट पे चौरंगी के गिर्द घूम रही है, और हमने तय किया हुआ है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इट मस्ट बी कांस्टेंट। तो और आपको ये मालूम करना है कि वो मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है कि उस स्पीड के साथ अगर वो गाड़ी राउंड अबाउट या किसी कर्व पर टर्न करे तो वो विदाउट स्किडिंग, बगैर फिसले निकल जाए। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला जो हम स्टेप लेंगे वो ये करेंगे इसमें कि हम सबसे पहले अपनी इमेजिनेशन के लिहाज से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो कुछ हम समझ सकते हैं उस इमेजिनेशन में हम तमाम वो फोर्सेज जो कि नॉन वेरिएबल्स हों या नॉन वेरिएबल्स हों उन सबको इंक्लूड करेंगे और उसके बाद से कन्वर्ट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में। उसके बाद नेक्स्ट ये आपके पास डायग्राम है। ये मेरी इमेजिनेशन है, आप आपकी इमेजिनेशन हो सकता है मुझसे अच्छी हो तो उससे अच्छी डायग्राम बना लीजिएगा। तो ये आपका फ्लैट कर्व है, एक गाड़ी है जो कि एक टर्न से राउंड अबाउट से मूव कर रही है और उस राउंड अबाउट का जो रेडियस है वो आर है। फिर मैंने उसको कन्वर्ट किया है एक फ्री बॉडी डायग्राम में, और फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने ये किया है कि उस उसमें तमाम फोर्सेस दिखाई हैं। 3 फोर्सेस हमें नज़र आ रही हैं, एक तो उसका वेट है, फिर उसका नॉर्मल है और फिर उसकी कोफिशिएंट, फिर उसका फ्रिक्शन है। सर्कल जो है मैंने खुद से ड्रॉ किया सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो ये कि हम की ज़रा मालूम कर सकें तमाम फोर्सेज में से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन सी फोर्स कर रही है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है उसके ये आंसर्स हैं। पहली बात तो ये कि हमें मालूम है कि उस गाड़ी का जो वेट है वो mg है, मास है। ज़्यादा भी सकता है, कम भी सकता है। ऑब्वियसली अगर वो रुकी हुई है, वर्टिकल मोशन नहीं कर रही है, इसका मतलब बैलेंस्ड है, और उस बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि उसके वेट को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल मौजूद है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है जो कि टायर और रोड के दरमियान है, और उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है एफ एस से। ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से इस गाड़ी को फिसलने ना दे सड़क पर से। अच्छा, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हमें सपोज किया हुआ है कि ड्राइवर जो है वो किसी भी सूरत में स्पीड चेंज नहीं कर सकता। जिस स्पीड से उसने टर्न करने में एंटर हुआ उस स्पीड को चेंज नहीं करेगा। नाउ द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, व्हिच फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। गेट बैक टू अवर प्रीवियस डायग्राम। तो हम ये जानते हैं कि ये आपके पास डायग्राम है और उसके लिहाज से देखें ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, सर्कल मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाया है कि आप आसानी के साथ पकड़ सकें कि कौन सी फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर
दोबारा अगेन पीछे जाते हैं कि हमने क्लियर नजर आ रहा है पिक्चर में कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टेड है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो दिस फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। आवाज आ रही है अब सबको? सबको आवाज आ रही है? ठीक है, दोबारा अगेन रिपीट कर रहे हैं कि क्लियर लिखा हुआ है कि नजर भी आ रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ हमेशा डायरेक्ट कर रही है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो फोर्सेज है वर्टिकल में तमाम के तमाम फोर्सेज जो बैलेंस है इक्विलिब्रियम मॉडल यूज़ करेंगे, इसमें समेशन एफ आई जो बराबर होगा जीरो के। दो ही फोर्सेज हैं वाई एक्सिस में, एक है उससे नॉर्मल, एक है वेट, दोनों का सम बराबर है जीरो। इसका मतलब है कि नॉर्मल बराबर हो जाएगा वेट के एम जी के, जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इज वर्किंग एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये बराबर होगा एम वी स्क्वायर ओवर आर के। यहाँ पर मैंने वी की जगह वी मैक्स लिया है, मैक्सिमम स्पीड विच कैन बी अटेन बाय अ कार व्हेन इट इज मूविंग अराउंड अराउंड अबाउट। तो इन दोनों को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आखिर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी मैक्सिमम वेलोसिटी की, वो आएगी म्यू एस ओवर आर जी। म्यू एस से मराद जो है, अगर आपको याद हो तो ये बराबर होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर होती है म्यू एस और नॉर्मल के, और नॉर्मल आपको मालूम है क्या है, यहाँ पर एम जी रख के जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी म्यू एस ओवर आर जी। तो ये आपके पास पहली एक्सप्रेशन आ गई फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन अ कार इज मूविंग अराउंड अ फ्लैट पर। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, इसके बाद हम बैंक कर पे जाएंगे। कोई सवाल इसमें? कोई क्वेरी हो तो पूछ लें। चले मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ। इसे देखें, क्वेश्चन बहुत क्लियर था कि एक गाड़ी है राउंड अबाउट के गिर्द घूम रही है, राउंड अबाउट बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कोई बैंक नहीं है, कोई एंगल नहीं है। जब गाड़ी किसी भी राउंड अबाउट से ट्रेवल कर रही हो तो उसको तमाम फोर्सेज जब हम सपोज करते हैं और इमेजिनेशन के साथ सॉल्व करते हैं, हमारे जहन में जो फोर्सेज हैं वो तीन आई इस वक्त। एक तो उसका वेट, एक उसका नॉर्मल, और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से गाड़ी मूव करते हुए फिसल नहीं रही। जब हमने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और गाड़ी को कन्वर्ट किया एक डॉट में, तो उसके बाद यहाँ पे तीन फोर्स नजर आ रही है, वेट डाउनवर्ड है, नॉर्मल अपवर्ड है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड पर है। जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो क्लियरली नजर आ रहा है इधर से ही कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास है वेट जो कि बराबर है एम जी के, नॉर्मल है जो कि बराबर है एन के, नॉर्मल, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कैफ है जो कि बराबर होता है म्यू आर के। म्यू एस से कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है कि गाड़ी फिसल नहीं रही। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो उस सूरत में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बात पर काबू नहीं रख सकी, गाड़ी फिसल सकती है। तो स्पीड लिमिट करेगी आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जितनी ज़्यादा होगी उतना स्पीड हो सकती है, जितनी कम होगी स्पीड कम। इसके अलावा राउंड अबाउट का जो रेडियस है वो भी हो सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसलिए किसी भी किस्म की स्पीड की चेंज पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं और यहाँ पे देखिए क्लियर नजर आ रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेंटीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास मौजूद है जो इक्विलिब्रियम मॉडल लगाएंगे, वर्टिकल दो ही रख सकते हैं। जो इक्विलिब्रियम है उसकी दो फर्स्ट स्टेट में ये है कि तमाम के तमाम फोर्सेज जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लग रही हैं वो जीरो। तो वाई एक्सिस में तमाम के तमाम फोर्सेज बराबर है जीरो के, तो उसका सम बराबर हो जाएगा जीरो के। यहाँ पर बराबर हो जाएगा एन माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, तो नॉर्मल बराबर होगा वेट के। जबकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट कर रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो बराबर होगा एम वी स्क्वायर एम एक्स ओवर आर के। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई?
अच्छा, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आखिर में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तमाम के तमाम वैल्यू, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बराबर जगह म्यू एस आर जी का। इसका मतलब ये कि अगर आपको किसी भी टर्न अबाउट के गिर्द अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मालूम होना चाहिए, रेडियस ऑफ द राउंड अबाउट मालूम होना चाहिए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जिस कार की वेलोसिटी इस मैक्सिमम वेलोसिटी से कम होगी वो सेफली टर्न कर सकती है, जिस कार की वेलोसिटी इस मैक्सिमम वेलोसिटी से ज़्यादा होगी वो फिसल जाएगी और गाड़ी गिर जाएगी, एक्सीडेंट पॉसिबल। अच्छा अच्छा, जो इन्होंने कहा है कि एफ एस जैसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू और रिएक्शन के। अब जो ज़रूरत है क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो दो तरह की हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, डायनेमिक फ्रिक्शन भी हो सकती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि गाड़ी फिसल नहीं रही रोड से, तो यहाँ पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसलिए यहाँ पर जो इक्वेशन लगेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वो लगेगी एफ एस इजिकल टू म्यू आर या म्यू एन कह लीजिए आप इसे। रिएक्शन अमूमन आपने जो किताब में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर की मैट्रिक की फर्स्ट ईयर की मैट्रिक की, उसमें एफ एस इजिकल टू म्यू आर एम। अच्छा, एक सवाल इसमें यह आया कि सर आप एफ एस जो है वो वाई एक्सिस में क्यों ले रहे हैं, तो वाई एक्सिस में हम ले ही नहीं रहे। मैंने तो यहाँ पर ये कहा है कि एफ एस जो है वो एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर के। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी के साथ गाड़ी टर्न कर सकती है। अगर कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। कोई और क्वेश्चन है तो यहाँ हम आगे बढ़ें। चलें, कोई सवाल नहीं है, चलें। नेक्स्ट जो है वो आपका टॉपिक है बैंक कर्व। अच्छा, बैंक कर्व में इशू ये है कि आप ये सपोज कर लीजिए कि अगर आपको एक स्कूल में या मतलब एक किसी जगह किसी गाड़ी राउंड अबाउट मौजूद है और वहाँ पर जो है आपको मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ानी है। अब सड़क के चारों तरफ स्कूल बन गए, घर बन गए, गाड़ियाँ बन गई, या फिर ये समझ लीजिए कि ये जो राउंड अबाउट है ये किसी पहाड़ी पर चढ़ते हुए, जैसे अगर आप मरी जा रहे हैं तो उधर मौजूद हो, और आपसे कहा जाए भाई वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ाएं, ये गाड़ियाँ गिर रही हैं बहुत ज़्यादा या फिसल रही हैं, तो ऑब्वियसली हम पहाड़ को चौड़ा तो नहीं कर सकते। और इसी तरह से अगर हम जो है वो राउंड अबाउट को देखें तो उस सूरत में राउंड अबाउट चौड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वजह के बराबर में घर स्कूलें तोड़ने वगैरह पड़ जाएंगे, एहतजाज शुरू हो जाएगा। इसलिए अब जो कोई इंजीनियर उसका मसले का हल ये निकालता है कि हम बजाय इसके कि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करें, हम गाड़ी को बैंक कर दें, जो टर्न है उसको बैंक कर दें, तो एंगल बना दें। उसकी वजह से होगा ये कि जो नॉर्मल है या उसका जो वेट है उसका ये कंपोनेंट जो है वो गाड़ी को सड़क पर रखने का पाबंद होगा और गाड़ी फिसलेगी नहीं। बात समझ में आ रही है सबके? अभी आइए इसको क्लिक कर दो ना। एक मिनट, देखिए मैं जरा कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको एडमिट कर लूँ।
जी, आपका जो सवाल था वो ये था कि सर्टेन पे टर्न करना को देखें, सर्टेन से इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसका रीज़न ये है मतलब कि ख़ास मौके पर टर्न करना को, क्योंकि आप वेलोसिटी तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो जिस वेलोसिटी के साथ आप टर्न में एंटर होंगे, राउंड अबाउट में एंटर होंगे, आप उस वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते। जब आप उस वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते तो फिर ये सवाल बेमानी हो जाता है। ठीक है, इशू ये है कि आपको जैसे अब अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी पर हैं और आपको और तेज़ बढ़ाना होगा तो आप फिसल जाएंगे, और वहाँ हो ये रहा है कि लोग लिमिट को फॉलो नहीं कर रहे। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि राउंड अबाउट को थोड़ा सा बैंक कर देते हैं। अगर आपने ओलंपिक भी देखा होगा साइकिल रेस में, तो उसका जो कर्व होता है, टर्निंग होती है, वो उसको बैंक बनाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कंडीशन ये हो कि आप रेडियस नहीं बढ़ा सकते, तो आपके पास जो आखिरी हल रह जाता है वो ये रह जाता है कि आप रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दें। जब आप रोड को टिल्ट करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फर्ज करने अगर नहीं भी हो, तो जो गाड़ी का अपना वेट है, उसका जो नॉर्मल बनता है, उसका एक कंपोनेंट जो है वो आपको स्टिक रखेगा रोड पर और आप फिसलेंगे नहीं। इस तरह से होता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जितनी भी थी पहले, थोड़ी बढ़ जाती है। अगर मैं सवाल का जवाब दे सका तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगेन रूल्स हमारे बिल्कुल फिक्स हैं, हम दोबारा अपना इमेजिनेशन स्टॉप करेंगे। लीव करो मीटिंग, मीटिंग लीव कैसे करते हैं इसमें? मुझे खेल लेती हूँ उनसे, बैक करे लीव खुद आ जाएगा। बाबा देख लीजिए मेरी है ना, सच बता। अच्छा, सबके सब एंटर हो गए। ये काफ़ी स्टूडेंट बहुत लेट आ रहे हैं, तो ये कंडीशन रखें कि टाइम रखें, बार बार आएंगे तो क्या बीच में आपको समझ में आएगा। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम पे जा रहे हैं हम। ये आपके पास एक डायग्राम है, गाड़ी है। अब देखें रोड को अगर टिल्ट करेंगे तो गाड़ी थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, और रोड का जो बैंकिंग एंगल है वो थीटा है। अगर आपने मैट्रिक के थ्योरम रटे नहीं होते, थोड़े समझे होते, तो आपको समझ में आता है। बहरहाल ये बाद में करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ये एंगल जो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इंक्लाइन प्लेन किया हुआ है तो उसी तरीके से वो एंगल नीचे भी आता है। तो वेट की जो डायरेक्शन बनेगी वो डाउनवर्ड बनेगी, उसका जो नॉर्मल बनेगा अपवर्ड बने। नॉर्मल जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो नॉर्मल है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा वेट के, बल्कि ये टिल्ट होगा, क्योंकि सरफेस टिल्ट है। अब क्योंकि वेक्टर जो है अगर वो एंगल बना ले तो इट विल बी रिजॉल्व इनटू टू पार्ट्स, एन एक्स एंड एन वाई, और ये दोनों पार्ट जो हैं फिर इस्तेमाल होंगे। अच्छा, इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि जो एन एक्स है नॉर्मल का, ये कंपोनेंट जो है ये वेट के अपोजिट है। तो ऑब्वियसली अगर गाड़ी अपनी जगह रुकी हुई है, धंस नहीं रही है, हवा में उड़ नहीं रही, तो इसका मतलब है कि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और जो फोर्स बचते हैं, जो कंपोनेंट बचता है वो एन वाई है। तो हम यहाँ एनालिसिस अपना स्टार्ट करते हैं। नहीं, वेट डिवाइड नहीं होगा इसमें, इसमें नॉर्मल डिवाइड होगा। देखिए वेट जो है मैं दोबारा बोल रहा हूँ जोर से ज़रा सा,
अगर आपके दिमाग में ये हो कि वेट को कोई एंगल बनाना चाहिए, तो याद रखिए कि वेट का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि गाड़ी किस सरफेस पे चल रही है, गाड़ी कैसी है, रोड कैसी है, मौसम कैसा है, सब लोग खुश हैं, ठीक ठाक है, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है वेट। वेट जो है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसलिए गाड़ी कहीं पर भी होगी उसका जो वेट का कंपोनेंट बनेगा वो डाउनवर्ड ही बनेगा। जो नॉर्मल है वो रिस्ट्रिक्ट होता है कि इट हैज़ टू बी द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसलिए जो गाड़ी का जो नॉर्मल बनेगा बिकॉज ऑफ द टिल्ट द बैंकिंग एंगल, गाड़ी का नॉर्मल भी जो है वर्टिकल के साथ वही एंगल बनाएगा। अब क्योंकि नॉर्मल जो है वो भी एक फोर्स है, एक वेक्टर है, इसलिए वो रिजॉल्व होगा टू पार्ट्स में और वो हम यूज कर सकते हैं। मैं खाली मैं जवाब दे सका हूँ, मैं आगे आगे हमारा दोबारा वही क्वेश्चन आता है। इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन में अगर आप वेट की डायरेक्शन देखें, ठीक है, तो हालांकि सवाल है क्वेश्चन है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप गौर कीजिए उस डायग्राम में, तो उसमें भी वेट हम डाउनवर्ड ही बनाते हैं, अगर आपके दिमाग में हो, अगर आपके दिमाग में हो, ठीक है। और उसमें हम शो करते हैं कि वेट एक्चुअली रिजॉल्व होता है टू पार्ट्स में, और उसके दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट जो है वो इस बात के जिम्मेदार होता है कि गाड़ी जो है फिसलती हुई नीचे आएगी, ठीक है। इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा, अभी मैं समझा नहीं रहा लेकिन आपको एक लिंक दे रहा हूँ सोचने के लिए। याद रखिए कि इसमें गाड़ी जो है वो फिसल रही है, मतलब वो आगे की तरफ निकल रही है, ऊपर की तरफ। तो अगर मैं इंक्लाइन प्लेन में देखूँ तो गाड़ी जो है वो जा रही है ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली इसमें जो फोर्स ज़्यादा होगी वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अगर गाड़ी नीचे की तरफ फिसल रही है तो उसका वेट जो है वो होगा। लेकिन आप इंक्लाइन प्लेन में भी देखिएगा कि वेट की जो हम डायरेक्शन बनाते हैं वो डाउनवर्ड बनाते हैं, जो एंगल बनता है उसका वो दूसरा है, वो एंगल बनाते हैं हम स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और उस एंगल के लिहाज से हम वेट के दो कंपोनेंट बनाते हैं। वेट इंक्लाइन प्लेन में भी डाउनवर्ड ही होता है। क्या मैं सवाल का जवाब दे सका हूँ? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उस डायग्राम पे देखिएगा कि वेट जो है वो भी डाउनवर्ड ही बनाया है, स्ट्रेट टूवर्ड द ग्राउंड। इसका रीज़न है कि इसमें नॉर्मल की क्यों बनाया है। देखें, इसमें जो नॉर्मल है वो बैलेंस, इसका एक कंपोनेंट कंप्लीटली बैलेंस कर देता है वेट को, ठीक है। और उसमें जो हमने एंगल बनाया है वो एंगल बनाया है बैंकिंग एंगल लेके बनाया है, ठीक है। जो आपका जो इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है उससे काफ़ी डिफरेंट है। इसमें उसमें इंक्लाइन प्लेन में बॉडी मूव नहीं कर रही है स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर मोशन नहीं हो रही है उसमें, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट रूल लगेंगे, उसको आप इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह से मैं यहाँ पर ट्रीट करना चाह रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो हम उसको एक अलग से मैं एक स्लाइड सी बना के आपको सेंड कर दूंगा कि किस तरह से वो वेट को हमने दो कंपोनेंट में लिया है। लेकिन ये सवाल बहुत डिफरेंट है उससे, इस सेंस में इसमें गाड़ी जो है वो रुकी भी नहीं है बल्कि वो राउंड अबाउट पर मूव कर रही है, तो उसकी मूवमेंट की जो वेलोसिटी बनती है वो भी इंक्लाइन प्लेन में अप्स एंड डाउन की तरफ मूव करेगी, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है इंक्लाइन प्लेन से। वहाँ पर वेट के दो कंपोनेंट क्यों लिए उसके मैं एक स्लाइड बना के आपको सेंड कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। इस वक्त टाइम चला जाएगा, मीटिंग ओवर हो जाएगी। अच्छा, ये देखिए मैंने अब क्या किया है कि इसमें एक सर्कल बना के ड्रॉ किया ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपका जो एन वाई है कंपोनेंट, इट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इस लिहाज से अब जो हमारी जो डेरिवेशन के लिए हम एक्सप्रेशन पे जाएंगे तो उस तरह से बनेगा। वर्टिकल साइड पर तमाम की तमाम फोर्सेस बैलेंस है, इक्विलिब्रियम मॉडल लगाया जाएगा।
और वो एन एक्स होगा जो कि बराबर होगा एन कॉस थीटा माइनस एम जी के, तो एन कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एम जी के बराबर। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका एन साइन थीटा होगा एम वी स्क्वायर ओवर आर के, डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को और दोनों को, तो आपके पास टेंजेंट थीटा आएगा जो कि बराबर होगा वी स्क्वायर ओवर आर जी के, और थीटा की वैल्यू बराबर आएगी टेन इनवर्स वी स्क्वायर ओवर आर जी। तो आपके पास बैंकिंग एंगल आएगा। तो इस बैंकिंग आप वेलोसिटी रख के, जो वेलोसिटी आपको चाहिए मैक्सिमम, उस वेलोसिटी को रख के आप बैंकिंग एंगल निकाल सकते हैं। तो अगर 40 थी और 45 करना है तो 45 रख के निकाल लीजिए, बैंकिंग एंगल आ जाएगा। अगर 50 थी, 55 करना तो बैंक यहाँ रख दीजिए वी स्क्वायर की जगह, तो आपके पास बैंकिंग, आपके पास रेडियस होना चाहिए राउंड अबाउट का, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको तो मालूम होती है। तो ये आपका था, अभी आपका असाइनमेंट है। 3 कार है आपके पास, वेलोसिटी दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, और आपको ये मालूम करना है कि इन तीनों कारों में से कौन सी कार हैं जो कि टर्न कर जाएंगी, कौन सी कार जो नहीं कर सकेंगी। ठीक है, अगर मैं इसे इंक्रीज कर, यानी इसकी वेलोसिटी जो भी है मैक्सिमम वेलोसिटी आपने निकाली होगी, अगर मैं उसमें ऐड करना चाहूँ 5 को, तो फर्दर मुझे इस रोड को कितना बैंक करना पड़ेगा। तो ये दिमाग में रखिएगा कि मुझे v की जगह 5 रखना होगा, जब वेलोसिटी जो थी मैक्सिमम उसमें +5 करके ऐड करना पड़ेगा। ये ज़रा सोच लीजिएगा, उसके बाद सवाल सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस पर सेंड कर दीजिएगा नेक्स्ट कल। अच्छा, अब है आपका आप, अच्छा फेरिस व्हील जो है, इसमें बेसिकली होते हैं, अगर आपने आई ऑफ लंदन भी देखा हो, यहाँ पर जो मशहूर ज़माना पार्क में भी एक झूला लगा था बहुत बड़ा सा, बहरहाल वहाँ कोई जाता नहीं, मैं वजह बयान नहीं करना चाह रहा इधर। तो फेरिस व्हील में बहुत सारे एक सर्कल होता है जो कि वर्टिकल सर्कल होता है, मूव करता है, और उसमें कुछ लोग बैठ के झूला झूलते हैं। अच्छा, फर्ज कर लीजिए कि एक चाइल्ड है जिसका जिसका मास एम है, जो कि रेडियस, और जो फेरिस व्हील है उसका रेडियस आर है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो अगर मैं जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, चाहे हमें ये मालूम करना, हमें मालूम क्या करना है कि जब जो लड़का है, बच्चा जो है, वो अगर बिल्कुल टॉप पर हो तो उस पर वो फोर्स जो कि सीट एक्सर्ट कर रही है बॉडी, वो क्या होगी, और जब वो बॉटम पे होगा तो उस पर सीट जो फोर्स करेगी वो क्या होगी। हमारा स्टेप वही होता है, पहला स्टेप कि हम इमेजिनेशन के साथ जो है वो अपनी डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम के बाद तमाम वेरिएबल एंड करते हैं, फ्री बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपकी एक फेरिस व्हील है, और मैंने 2 पोर्शन अप एंड डाउन का अलग अलग बना दिए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही फोर्सेज हैं, वेट है और नॉर्मल है। एक नॉर्मल बॉटम पर है, एक नॉर्मल टॉप पर है, इसके अलावा कोई और फोर्सेज नहीं। जो इशू है उसमें ये है, जो मुझे समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है, दोनों जगह पर अलग अलग, वो जो है वो इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस करेगा। ये दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगी, क्योंकि अगर ये फोर्स बैलेंस होगी तो इनमें से एक ही फोर्स या उसका जो डिफरेंस है वही एक्ट कर रहा होगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। हम अच्छी तरह जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो जाए तो देयर आर नो मोर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो, और सेंट्रीपिटल फोर्स होने के लिए जरूरी है कि वेट और जो नॉर्मल है उनका जो डिफरेंस है वो जीरो नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ आएगा, और इन्हीं का डिफरेंस जो है वो एक्ट करेगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अगर आप बिल्कुल टॉप पर होंगे तो ऑब्वियसली अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर वेट ज़्यादा हो जाएगा और नॉर्मल कम होगा। अगर हम बॉटम पर होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर नॉर्मल ज़्यादा हो जाएगा और वेट कम हो जाएगा। किसी के ध्यान में कोई सवाल है? क्योंकि इधर सवाल होना चाहिए वैसे, बाय द वे। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तुम्हें करना चाहिए।
अच्छा, दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं इसमें जो आप समझ लें बहुत क्लियर तरीके से। पहली बात तो ये है कि जो बॉडी जो उसका ट्रू वेट है, ट्रू वेट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेट, एक होता है अपेरेंट और एक होता है ट्रू वेट। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप किसी झूले में बहुत तेज से झूल रहे हो तो आपको लगता है कि आप थोड़े देर हल्के हो गए, तो ये अपेरेंट वेट है। जो आपका ट्रू वेट है वो चेंज नहीं होता। तो फेरिस व्हील में भी ट्रैवल करते फेरिस व्हील में भी ट्रैवल करते वक्त आपका ट्रू वेट चेंज नहीं होगा, ट्रू वेट अपनी जगह रहेगा। लेकिन जो नॉर्मल है वो डिफरेंट होगा, टॉप पर और बॉटम पर। टॉप पर जो है नॉर्मल की वैल्यू जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी, और उस सूरत में वेट डोमिनेट करेगा। और वेट क्योंकि डाउनवर्ड है तो सर्कल में क्लियरली नज़र आ रहा है कि उस जगह पर जो डिफरेंस है उसमें वेट बच जाएगा, और वही बची हुई फोर्स जो होगी वो एक्ट करेगी एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह से बॉटम पर यही दोनों फोर्सेज होगी, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल जो है वो ज़्यादा होगा, और और उस कंडीशन में वेट वही रहेगा, लेकिन नॉर्मल ज़्यादा होगा। जो डिफरेंस होगा उसमें नॉर्मल बचेगा जो कि अपवर्ड होगा, और वो डिफरेंस एक्ट कर रहा होगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या मैं थोड़ा बहुत समझा सकूँ आप लोगों को? क्लास एंड होने वाली है इसलिए पूछ रहा हूँ। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। दो देखें सेंटर में फिर आप सारे स्टील को बीच में हटा दें। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो डाउन बॉटम पे ऑब्वियसली नॉर्मल ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए, और टॉप पर वेट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? ये डिफरेंस है एक्चुअली। वेट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू चेंज होगी, ऊपर ज़्यादा होगी नीचे कम होगी। इन दैट केस सेंट्रीपिटल फोर्स बचेगी। व्हील के सेंटर में भाई व्हील का सेंटर होगा और क्या होगा? आप बात समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्शन जो है फोर्स के डिफरेंस जो बचेंगी फोर्सेस वो हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ द साइरस व्हील होना चाहिए। बॉटम पर जब होगा तो उस सूरत में नॉर्मल ज़्यादा होगा ताकि डिफरेंस में नॉर्मल बचे, और जो फोर्स बचे वो डायरेक्टेड किस तरह, वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द फेरिस व्हील। इसी तरह से बॉटम पर और टॉप पर जो है वो वेट ज़्यादा होगा, या आप ये कह लेंगे नॉर्मल कम होगा। तो डिफरेंस है उसके नतीजे में वेट बचे, वेट का कंपोनेंट बचेगा कुछ पार्ट, और वही पार्ट एक्ट कर रहा होगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं आगे बढ़ता हूँ, 2 मिनट रह गए हैं। ये क्लियर? अच्छा, एनालिसिस में देखें जो कुछ मैंने कहा मैंने लिख भी दिया है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि किस क्या कंडीशन होगी। एट द टॉप देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स बट इट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस वेट एंड द नॉर्मल, वेयर वेट इज ग्रेटर, एंड एट द बॉटम सेम केस बट दिस टाइम नॉर्मल इज ग्रेटर। अच्छा, डिफरेंस ये अगर हम टॉप के लिए निकालें तो वेट हम पॉजिटिव रखेंगे, और उसका जो डिफरेंस है बराबर होगा एम वी स्क्वायर ओवर आर के, और ये वैल्यू जाएगी आपकी एन टॉप 1 - v² ओवर आर जी। इन द सेम केस नीचे वाले केस में जाएंगे तो अब नॉर्मल ज़्यादा होगा, तो नॉर्मल नॉर्मल में से वेट माइनस होगा, जो डिफरेंस होगा बराबर होगा mv² ओवर आर के, और जो सब्सिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + v² ओवर आर जी। समझ में आ रही? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए टॉप वाले केस में वेट का कंपोनेंट ज़्यादा होगा, नॉर्मल यानी नॉर्मल कम होगा, तो डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू में सेंट्रीपिटल फोर्स बचेगी टूवर्ड द सेंटर ऑफ द फेरिस व्हील। और आखिर में जो क्वेश्चन बनेगी mg = 1 - v² ओवर आर जी। इसी तरह से बॉटम पर जो है नॉर्मल ज़्यादा होगा तो उसमें से वेट माइनस करेंगे, जो बचेगा वो बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, और इस तरह से आखिर में क्वेश्चन बनेगी 1 + v² ओवर आर जी। अच्छा, ये आपके कंक्लूजन है। तो ऊपर जाकर जो चाइल्ड जो है वो थोड़ा सा लाइटर फील करेगा, और डाउनवर्ड जो है थोड़ा सा हैवियर फील करेगा। आपके ये असाइनमेंट है, ये मैंने दे दिया आपको। कॉनिकल पेंडुलम का है, इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, और ये आपकी आखिरी स्लाइड। कोई सवाल है जल्दी से मुझसे पूछ लें। मेरे ख्याल में क्लास ख़त्म होने वाली है। जैसी क्लास ख़त्म होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे क्वेश्चन कर दें, नेक्स्ट क्लास में उसमें कर लेंगे, या अगर आप कहते हैं तो मैं नई क्लास स्टार्ट कर देता हूँ अभी।